जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आर्टिकल 35A के बारे में देखने वाले हैं। इसका इतिहास किस तरीके से रहा है, वर्तमान में इसकी कंडीशन क्या है, किस तरीके से लागू किया गया है, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कश्मीर का मैप देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपके सामने कश्मीर का मैप है। अब ये जो है, ये पूरा एरिया, ये जो पूरा कलर आप देख रहे हो, ये आता है भारत के कंट्रोल में। और ये जो है ग्रीन कलर का एरिया, वो आता है पाकिस्तान के कंट्रोल में। और जो रेड कलर का एरिया आप देख रहे हो, वो आता है चाइना के कंट्रोल में। लेकिन अगर आप पूरा कश्मीर देखोगे तो भारत का ही ताज है, भारत के ही टेरिटरी में आता है। अगर हम भारत का पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो हम पूरा जो ये एरिया है सब कुछ हमारे भारत में ही कवर करेंगे। ये सिर्फ लिया हुआ है इन लोगों ने, जो कभी ना कभी इन्हें वापस देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर जो रेड कलर यहाँ पर भी आप देख रहे हो, तो ये भी जो पाकिस्तान है, उन्होंने चाइना को गिफ्ट किया है। क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत कभी भी ये यहाँ पर कब्जा करके हमसे जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो ले सकता है। इसलिए उन्होंने एक और पार्टी को यहाँ पर ऐड कर दिया है कि अगर हम इन्हें गिफ्ट देते हैं इतना एरिया, तो यहाँ पर जब भारत लेने जाएगा तो यहाँ पर चाइना से भी उन्हें लड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो कायर होते हैं, उस तरीके का काम यहाँ पर पाकिस्तान ने किया है। खैर, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये जो मैप है कश्मीर का, इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम थोड़ा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसके कुछ आर्टिकल्स पर नज़र डालते हैं। ये बहुत ज़रूरी है हमें कुछ आर्टिकल्स यहाँ पर पता रहना, क्योंकि जो हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 35A के बारे में, तो उसके लिए ये सारे आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रहना हमें बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ जो पढ़ रहे हैं UPSC या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए ही नहीं, बल्कि जितने भी सिटीजन्स हैं उन सब के लिए एटलीस्ट ये कुछ जो आर्टिकल्स होते हैं ये पता रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे जो फंडामेंटल राइट्स है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये दो चीज़ें जो है, ये भारत के हर नागरिक को पता रहना बहुत ज़रूरी है कि उनके अधिकार क्या है और उनकी ड्यूटीज़ क्या है। अब यहाँ पर आर्टिकल 14 जो आता है, वो यहाँ पर स्टेट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताता है कि यहाँ पर स्टेट किसी भी इंसान को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है फॉर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पर हर इंसान, जो सरकार है, जो स्टेट है, उसकी नज़रों में इक्वल रहने वाला है। फिर आर्टिकल 15 जो आता है, वो करता है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करने वाले हैं किसी भी इंसान को ऑन द ग्राउंड ऑफ ये सब कुछ जो आते हैं। हमने काफ़ी बार ये सब कुछ देखा है। जब हमने फंडामेंटल राइट्स चैप्टर देखा था, जब मैंने इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत ये किताब जो मैं कवर कर रहा हूँ, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर वो सब देख सकते हो। उसमें फंडामेंटल राइट जो मैंने कवर किया है, उसमें सारे आर्टिकल्स मैंने डिटेल में लिए हैं। लेकिन फिर भी ये मुद्दे को जानने से पहले हमें ये आर्टिकल्स जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर बेस्ड ये जो आर्टिकल हम 35A देख रहे हैं वो है। तो यहाँ पर किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, एनी सिटीज़न को। और उसी के साथ 16 कहता है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रहेगा उसमें भी हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। जो भी भारतीय है, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। अब आर्टिकल 19 जो है वो कहता है ट्रैवल एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पर 19 जो है काफ़ी बड़ा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन उसमें का एक पार्ट ये भी है कि कोई भी जो भारतीय है वो किसी भी स्टेट में ट्रैवल कर सकता है बिना किसी रुकावट के, और सेटल हो सकता है, बिजनेस कर सकता है किसी भी पार्ट में भारत के टेरिटरी के। फिर आर्टिकल 21 जो है वो कहता है राइट टू लिव विद डिग्निटी। कोई भी इंसान जी सकता है डिग्निटी के साथ। अब यहाँ पर ये जो आर्टिकल्स है आपको पता चल गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे डिस्कशन के लिए। तो हम डिस्कशन को अब आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर आर्टिकल 35A, ये इसकी लैंग्वेज किस तरीके की है, क्या कहता है, यहाँ पर जानते हैं। उसके बाद हो सकता है कि ये जो लैंग्वेज है ये आपको समझ में ना आए, इसे सिंप्लीफाई भी मैं आगे करूँगा। लेकिन ये जिस तरीके से आर्टिकल 35A लिखा गया है वो यहाँ पर मैं पढ़ के बताता हूँ। सेविंग ऑफ लॉज विथ रिस्पेक्ट टू परमानेंट रेसिडेंट्स एंड देयर राइट्स। अब यहाँ पर जो लॉज है, वो जो परमानेंट रेसिडेंट्स है
जम्मू एंड कश्मीर के उनके जो राइट्स है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, नो एग्जिस्टिंग लॉ इन फोर्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड नो लॉ हियर आफ्टर इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ दिस स्टेट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो परमानेंट रेसिडेंट्स है उन्हें कुछ यहाँ पर राइट्स देने की बात की जा रही है। डिफाइनिंग द क्लासेस ऑफ पर्सन हु आर और शैल बी परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा कौन परमानेंट रेसिडेंट्स है जम्मू एंड कश्मीर के। conferring on such permanent residents any special rights and privileges or imposing upon other persons any restrictions as respect। मतलब यहाँ पर उनको जो स्पेशल राइट दिया जा रहा है वो इसके लिए दिया जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट गवर्नमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, उसी के साथ साथ एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन द स्टेट, सेटलमेंट इन द स्टेट एंड राइट टू स्कॉलरशिप एंड सच अदर फॉर्म्स ऑफ एड एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रोवाइड। अब स्टेट shall be void on the ground that it is inconsistent with or takes away or abridge any right conferred on other citizens of India by any provisions of this part। अब ये जो लिखा गया है ये समझने में थोड़ा मुश्किल जाता है, तो इसे सिंप्लीफाई करके मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए आर्टिकल 35A, आर्टिकल 35A हम सीधा इसके एसेंस में जाते हैं, क्रक्स में जाते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। तो आर्टिकल 35A ये सबसे पहले तो हमारे भारत के संविधान का एक हिस्सा है, हमारे भारत के संविधान का एक आर्टिकल है। क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि आर्टिकल 35A ये कहीं जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन का तो पार्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा जम्मू एंड कश्मीर की एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी है। अब यहाँ पर हमारे भारत की कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है आर्टिकल 35A। अब इसमें जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसे ये एम्पावर करता है। अब एम्पावर किस तरीके से करता है कि जो परमानेंट रेसिडेंट्स है उन्हें ये डिफाइन करेगा, जो भी परमानेंट रेसिडेंट्स रहने वाले हैं। अब देखिए परमानेंट रेसिडेंट्स कौन है, इसकी क्या कंडीशंस है, ये मैंने ऑलरेडी जब मैंने आपको स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 जब पढ़ाया था, आप टाइप भी कर सकते हो यूट्यूब पर आर्टिकल 370 बाय मयूर मोगरे, या फिर आपको यहाँ पर लिंक जो है वो नज़र आ रही होगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूँगा। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने उसमें आपको फ़ोटोज़ के ज़रिए, स्टोरी के ज़रिए आपको समझाया है कि आर्टिकल 370 का जन्म जो है वो किस तरीके से हुआ है। अब उसमें मैंने आपको परमानेंट रेसिडेंट जो है वो भी मैंने आपको बताया था। परमानेंट रेसिडेंट्स ये अगर मैं आपको एकदम रफ लैंग्वेज में बताऊँ तो 1911 से पहले जो जिनका जन्म हुआ था और जो सेटल हुए थे जम्मू एंड कश्मीर में वो, और उसी के साथ साथ जो कमेंसमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का जम्मू एंड कश्मीर की, मतलब 1956 में, उसके 10 साल पहले, उससे पहले अगर किसी ने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी होगी, मतलब 1946 से पहले अगर किसी ने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो वो परमानेंट रेसिडेंट्स कहलाएंगे। अब यहाँ पर मैं एकदम आपको लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, डिटेल जो है वो मैंने उस वीडियो में दिए हुए हैं। तो जो भी परमानेंट रेसिडेंट्स रहने वाले हैं उन्हें कुछ स्पेशल राइट्स मिलने वाले हैं। अब ये स्पेशल राइट्स क्या है, मतलब जो भी परमानेंट रेसिडेंट है जम्मू एंड कश्मीर के, हम भारत के नहीं बोल रहे हैं, हम जम्मू एंड कश्मीर के बोल रहे हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर के जो परमानेंट रेसिडेंट्स हैं उन्हें कुछ स्पेशल राइट्स मिलते हैं। अब ये स्पेशल राइट्स कौन से हैं, तो सबसे पहले है एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जो भी परमानेंट रेसिडेंट रहेगा उसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी स्टेट गवर्नमेंट में। लेकिन अगर कोई परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो तो वहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट में। दूसरी चीज़ आती है कि एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन दिस स्टेट। अब देखिए अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आप अगर गुजरात में जाते हो, वहाँ आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप बिंदास खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो और अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में जाते हो, वहाँ अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदनी है, मतलब कोई घर खरीदना है, तो वो आप नहीं खरीद सकते हो। तो यहाँ पर जो भी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द स्टेट रहेगा वो सिर्फ परमानेंट रेसिडेंट जो रहने वाले हैं, मतलब जो नागरिक है जम्मू एंड कश्मीर के, सिर्फ उन्हें ही मिलेगा। उसका सेटलमेंट इन द स्टेट। अब सेटल जो है, सेटल भी आप लोग नहीं हो सकते अगर आप जम्मू एंड कश्मीर को बिलोंग नहीं करते हो। कोई महाराष्ट्र का अगर आदमी है वो जाके सेटल होना चाहता है जम्मू एंड कश्मीर में तो वो नहीं हो सकता है। लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर के नागरिक है सिर्फ वही सेटल हो सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में।
और उसी के साथ जो स्टेट कोई स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो उसमें भी सिर्फ जो नागरिक है जम्मू एंड कश्मीर के उन्हें ही ये स्कॉलरशिप मिलेगी, बाकी जो बाहर के रहेंगे उन्हें नहीं मिलेगी। तो ये सारे जो स्पेशल राइट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ परमानेंट रेसिडेंट जो है जम्मू एंड कश्मीर के सिर्फ उन्हें ही मिलते हैं। अब यहाँ पर बिफोर 1947, अब 1947 जो हमें आज़ादी मिली थी उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक प्रिंसली स्टेट था। अब प्रिंसली स्टेट मतलब क्या होता है कि वहाँ पर राजा होता है। अब ऐसा नहीं है कि वो कंट्रोल में नहीं होता है ब्रिटिश के, लेकिन फिर भी एक राजा होता है। कुछ जो चीज़ें होती है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं होती है, मतलब जो गवर्निंग होता है उसका, जो लोग होते हैं प्रिंसली स्टेट के वो गवर्न किए जाते हैं स्टेट सब्जेक्ट के द्वारा ही। मतलब वो जो स्टेट रहेगा, जो प्रिंसली स्टेट है, उसके जो सब्जेक्ट्स रहेंगे, मतलब उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ पर राजा रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो लोग हैं वहाँ के वो गवर्न किए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स है वो लाए जाएंगे, ना कि वहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल लाए जाएंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन दबाव जो होता है वो ब्रिटिशर्स का ही होता है। तो यहाँ पर प्रिंसली स्टेट था, इसलिए जो लोग थे वहाँ के प्रिंसली स्टेट के, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के, वो गवर्न किए जाते थे स्टेट सब्जेक्ट के द्वारा। अब वहाँ पर पंडित कम्युनिटी थी एक। अब पंडित कम्युनिटी जो है, कश्मीरी पंडित जिसे हम कहते हैं, तो वैली में रहते थे। अब उन्होंने वहाँ पर एक इस तरीके से चीज़ लाई थी कि कश्मीर फॉर द कश्मीरीज, मतलब जो कश्मीर है वो सिर्फ कश्मीरी लोगों के लिए, कश्मीरी पंडित लोगों के लिए ही है। तो उस तरीके से उन्होंने कहा था कि जो कश्मीरीज है सिर्फ उन्हें ही स्टेट गवर्नमेंट में जॉब दिया जाए। जो स्टेट गवर्नमेंट रहेगी, भारत जो स्टेट सरकार रहेगी, उनके लिए उसमें जो जॉब रहेंगे वो सिर्फ कश्मीरी लोगों को ही मिलने चाहिए, बाहर के लोगों को नहीं मिलने चाहिए। अब 1927 और 32 में ये जो चीज़ें हैं इसके लिए ड्राफ्ट लाया गया है। ये जो चीज़ है ये लीगल प्रोविजंस इसके लिए लाए गए। अब लीगल प्रोविजंस में ये बताया गया है कि जो महाराजा है वही सिर्फ यहाँ पर डिसाइड करेंगे दो चीज़ों के लिए। एक तो रहेगा कि गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो सिर्फ कश्मीरी लोगों को मिलेंगे, और दूसरा जो है, जो लैंड एक्वायर करना है, जो भी ज़मीन एक्वायर करना है, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हमें लेना है, उसके लिए भी गवर्निंग कौन रहेगा, तो महाराजा जो है वही डिसाइड करेंगे। मतलब क्या था, अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ कश्मीरी लोग जा सकते हैं, और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो भी सिर्फ कश्मीरी लोग ही एक्वायर कर सकते हैं। अब हमें आज़ादी मिल गई। अब आज़ादी मिलने के बाद अब पूरा जो है आर्टिकल 370 किस तरीके से आया है वो मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। अब आर्टिकल जो 35A है उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो इंडिपेंडेंस के बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये साइन हुआ था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा यहाँ पर तीन चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्यों साइन हुआ था उसके जो रीजंस है उस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है ये जब साइन हुआ था तो उसमें तीन चीज़ें भारत सरकार के पास आई थी जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड। मतलब एक तो डिफेंस था, अगर डिफेंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है तो भारत सरकार देख सकती है जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी। एक्सटर्नल अफेयर्स और उसी के साथ साथ जो कम्युनिकेशंस रहेंगे, ये तीन चीज़ें भारत सरकार के हाथ में आ चुकी थी। अब यहाँ पर 1952 का दिल्ली एग्रीमेंट होता है। अब यही सबसे बड़ी जड़ है, ये जो 35A है उसका। तो आर्टिकल मतलब जो 1952 का दिल्ली एग्रीमेंट था, अब उसमें यहाँ पर क्या हुआ था, तो इंडियन सिटीजनशिप टू ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट, मतलब यहाँ पर स्टेट में जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, उन सबको इंडियन सिटीजनशिप तो मिल ही गई थी। पर यहाँ पर एक कंडीशन आई थी कि स्टेट वुड बी एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट ओवर द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द स्टेट सब्जेक्ट्स हु वुड नाउ बी कॉल्ड परमानेंट रेसिडेंट्स। मतलब यहाँ पर एक परमानेंट रेसिडेंट जो है वो एक चीज़ आ गई थी कि परमानेंट रेसिडेंट जो है उन्हें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ पर दी जाएगी। अब वो चीज़ यहाँ पर जो नेहरू साहब है, जो लोकसभा हुई थी उस टाइम पे ये अग्रीमेंट के बाद, तो उसमें नेहरू साहब ने जो संवाद किए थे, जो उन्होंने भाषण दिया था, वो पूरा लेख यहाँ पर लिखा हुआ है। आप पूरी तरीके से पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो। इसका जो क्रक्स है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो सिटीज़नशिप का मुद्दा है ये तो बाहर आना ही है, और जो हमारे मित्र हैं कश्मीर के, वो उन्हें एक दो मैटर्स में यहाँ पर संकोच हो रहा है। अब लॉन्ग टाइम से जो महाराजा का टाइम था उस टाइम से जो भी आउटसाइडर्स थे उन्हें यहाँ पर आने नहीं दिया जाता था। इवन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने काफ़ी कुछ कब्ज़ा जो है वो कश्मीर पर कर लिया था, लेकिन फिर भी जो महाराजा थे उन्होंने ब्रिटिश रूल के अंडर में ये स्टक रहे थे कि कोई भी बाहर का आदमी यहाँ पर नहीं आएगा और जो ज़मीन होती है वो एक्वायर्ड नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो प्रथा थी
कि कोई भी ज़मीन यहाँ पर नहीं ले सकता है, ये पहले से चलते आ रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि जो ब्रिटिशर्स है वो पूरी तरीके से यहाँ पर कब्जा कर लेंगे, वो यहाँ पर सेटल होने आ जाएंगे, और जब वो लोग यहाँ पर सेटल होंगे तो इनका जो अस्तित्व है कश्मीर का, वो हो सकता है कि वो खतरे में आ जाए। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स से जो खतरा था उसे बचाने के लिए जो रूल्स लाए गए थे, यही रूल्स आगे भी कंटिन्यू किए गए। और ये जब इन्हें डर था कि बाहर के कोई भी लोग आकर यहाँ पर सेटल ना हो जाए, और उसी के साथ साथ यहाँ पर उन्होंने अगर कुछ शुरू कर दिया, जो फैक्ट्रीज है अगर वो शुरू कर दी, तो यहाँ पर हो सकता है जो कश्मीरीज हैं उन्हें यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं उनके लिए। इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि हावेवर वी अग्रीड दैट दिस शुड बी क्लियर्ड अप। The old state subject definition gave certain privileges regarding the acquisition of land, the services and other minor things, I think state scholarship and the rest। मतलब यहाँ पर जो नेहरू साहब है वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम ये चीज़ों के लिए मान गए हैं, जैसे एक्विजिशन ऑफ लैंड हो, सर्विसेज हो, मतलब गवर्नमेंट जो जॉब होती है, उसी के साथ साथ कुछ और चीज़ें जैसे स्टेट स्कॉलरशिप, तो इस चीज़ों के लिए हम मान चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नेहरू जी ने बोली थी। अब आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पर उसके बाद प्रेसिडेंट जो ऑफ इंडिया जो थे, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, उन्होंने यहाँ पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लेके आए। ये ऑर्डर था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। आप देख सकते हो जो जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब आई थी, तो वो आई थी 1956 में। लेकिन जो आर्टिकल 35A है वो 1954 में ही आ गया था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं आर्टिकल 35A ये आया था कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। अब इसमें आर्टिकल 35A जो है वो इंसर्ट किया गया था। अब आर्टिकल 35A जब इंसर्ट किया गया है तो ये किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए नहीं लाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मतलब कौन सा होता है, तो आर्टिकल 368 के ज़रिए हो सकता है, लेकिन ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए लाया गया है। अब इसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो परमानेंट रेसिडेंट जो है वो डिफाइन करेंगे, और उन्हें कौन से प्रिविलेजेस मिलेंगे वो भी सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर डिफाइन कर सकते हैं, और उसमें किसी भी तरीके का हस्तक्षेप कोई और नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं किस तरीके से आर्टिकल 35A आया है और किस तरीके से परमानेंट रेसिडेंट उन्हें जो प्रिविलेजेस है वो मिले गए हैं। अब यहाँ पर प्रिविलेजेस जो है थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं किस तरीके के प्रिविलेजेस यहाँ पर मिले हैं परमानेंट रेसिडेंट जो होते हैं जम्मू एंड कश्मीर के उन्हें। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक इंसान है जो महाराष्ट्र में रह रहा है। अब ये महाराष्ट्र में रहता हुआ अगर इसे जम्मू एंड कश्मीर में कोई प्रॉपर्टी है, कोई घर है, अगर वो ख़रीदना है, अगर वो ख़रीदने जाता है, तो क्या वो ख़रीद सकता है? तो जी नहीं, वो नहीं ख़रीद सकता है। अब उसके विपरीत अगर कोई जम्मू एंड कश्मीर का आदमी है, कोई वहाँ का रेसिडेंट है, परमानेंट रेसिडेंट है, अगर वो महाराष्ट्र में आता है कोई घर खरीदने के लिए, तो क्या वो खरीद सकता है? तो जी हाँ, खरीद सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो जो जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेसिडेंट है उन्हें पूरी इक्वालिटी मिलती है पूरे भारत में, लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, जो बाकी जो स्टेट्स है वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें इक्वालिटी नहीं मिलती है जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब में भी लागू होता है कि कोई भी जो बाहर का व्यक्ति हो उसे जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है स्टेट गवर्नमेंट में। उसी के साथ साथ स्कॉलरशिप भी हमने देखी थी, तो स्कॉलरशिप भी जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट लागू करेगी वो किसी बाहर के व्यक्ति को नहीं मिलेगी, सिर्फ परमानेंट रेसिडेंट को मिल सकती है। तो ये प्रिविलेजेस मिलते हैं परमानेंट रेसिडेंट को। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर ये मैटर क्यों, यहाँ पर वाई डज इट मैटर, क्यों ये मैटर करता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो आर्टिकल 35A है इसने किसी भी तरीके से जो पार्लियामेंट्री रूट है लॉ मेकिंग का, पार्लियामेंट्री रूट क्या है कि एक बिल इंट्रोड्यूस होता है हाउस में, और वो जो बिल है दोनों हाउसेस में मतलब लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है। उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है असेंट के लिए, और फिर वो लॉ बनता है, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इस तरीके से बनता है। लेकिन यहाँ पर ये जो एक रूल है ये बाईपास कर दिया गया और सीधा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ये इंट्रोड्यूस किया गया आर्टिकल 35A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आर्टिकल 368 ये जैसा मैंने आपको बताया था कि एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने के लिए। तो क्या प्रेसिडेंट ने अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर
ये इंट्रोड्यूस किया है, ये आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया है। क्या आर्टिकल 35A ये नल एंड वॉइड है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? ये सारे सवाल यहाँ पर निकल कर आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उनके सामने भी ये सवाल आए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है फाइनल इंटरप्रेटर है हमारे संविधान की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। जैसे हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि जो सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रही थी उसे बेसिक स्ट्रक्चर करार कह के जो सुप्रीम कोर्ट है वो खारिज करते जा रही थी। अब यहाँ पर जो 5 जज बेंच थे सुप्रीम कोर्ट के 1961 में, उन्होंने यहाँ पर जो परुनलाल लखनपाल वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये जो केस था उसमें डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंशियल पावर जो है अंडर आर्टिकल 370, मतलब अंडर आर्टिकल 370 में मॉडिफाई कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अंडर आर्टिकल 370। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई और आर्टिकल नहीं, अंडर आर्टिकल 370, मतलब जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड चीज़ों में। दो द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द प्रेसिडेंट मे मॉडिफाई कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 370, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट की नॉलेज के बगैर यहाँ पर कोई न्यू आर्टिकल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? इस पर तो संदेह ही है। इस पर सब चुप्पी साधे बैठे थे। अब यहाँ पर एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी एनजीए द्वारा, मतलब वी द सिटीजन्स। उन्होंने चैलेंज किया था वैलिडिटी ऑफ बोथ आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 की भी। उन्होंने कहा था कि ये जो प्रोविज़न है आर्टिकल 370 टेम्प्ररी प्रोविज़न था, मगर सब लोग इसे परमानेंट प्रोविज़न बनाकर बैठ गए हैं। यहाँ पर जो टेम्प्ररी प्रोविज़न थी उसे कब यहाँ पर ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है जो बाकी के सिटीजन्स हैं उनके लिए। मतलब एक तरफ हमारा संविधान कहता है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 के द्वारा कि इक्वालिटी रहेगी, लेकिन जो 35A है ये वही इक्वालिटी को खारिज कर रहा है। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही, हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई बातों के विपरीत जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है, ये टेम्प्रेरी प्रोविज़न ये हटा देनी चाहिए, क्योंकि सबको यहाँ पर इक्वालिटी प्रदान नहीं हो की जा रही है। फिर सेकेंड पिटिशन जो है फाइल की गई थी जम्मू एंड कश्मीर की जो नेटिव थी, मतलब चारू वाली खन्ना मैम, इन्होंने की थी। उन्होंने चैलेंज किया था आर्टिकल 35A को, क्योंकि इस तरीके से कंडीशन थी कि अगर कोई महिला जम्मू एंड कश्मीर में रह रही है, अगर वहाँ की परमानेंट रेसिडेंट है, और वो अगर किसी बाहर के व्यक्ति से, मतलब कोई और स्टेट की आदमी से अगर वो शादी करती है, तो उनकी जो रेसिडेंशियल शिप है वो चली जाएगी, वो परमानेंट रेसिडेंट नहीं रहेगी। उसके बाद जो उनका बेटा रहेगा, उन्हें भी जो घर मिलता है वो नहीं ले पाएंगे, मतलब वो भी परमानेंट रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। तो इस तरीके से जो चीज़ है उसके लिए भी इन्होंने पिटीशन फाइल की थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो एक महिला है वो अपने पसंदीदा किसी इंसान से शादी करना चाहती है, अगर वो बाहर के स्टेट का है तो उनसे जो अधिकार है वो छीन लिए जाते हैं। तो ये भी चीज़ जो है यहाँ पर गलत है, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो है वो छीन लिया जाता है, ये भी यहाँ पर गलत है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो रहे थे। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो डॉक्टर्स है वो भी वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, जिससे जम्मू एंड कश्मीर जो है उनके जो लोग हैं उनका जो स्वास्थ्य है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से नहीं बढ़ पा रहा है। उसी के साथ साथ अगर वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं खुलती है, तो इंडस्ट्रीज़ अगर नहीं खुलती है तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी नहीं आती है। एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं आती है तो वहाँ पर जैसे पत्थरबाजी होती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर निकल कर आती है जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है तो। और उसी के साथ साथ काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, काफ़ी कुछ समस्याएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि वहाँ पर जो कल्चर है उसका एक्सचेंज यहाँ पर नहीं हो पाता है, वो आइसोलेट बन के रह जाते हैं, और फिर वो एक एलियन टाइप बिहेव करते हैं, फॉरेनर टाइप बिहेवियर हो जाता है। जो बाकी के जो स्टेट है उनसे कनेक्शन नहीं होता है तो वहाँ पर भी एक जो हम बोल सकते हैं फॉरेनर टाइप की एक जो फीलिंग है वो क्रिएट हो जाती है। तो एकजुट जो वननेस है हमारे इंडिया का, वो वहाँ पर कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है, वायलेट होता है। तो ये सारे नेगेटिव एस्पेक्ट जो है हमें देखने को मिलते हैं। और जो गवर्नमेंट है, अलग अलग गवर्नमेंट जो होती है, सरकारें जो होती हैं, उनका स्टैंड यहाँ पर पॉलिटिसाइज तरीके से होता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पर सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो एनडीए है उनका यहाँ पर इसके अगेंस्ट में ही बोलना है। लेकिन वहाँ की जो सरकार है वो हमेशा यही कहती है कि नहीं, ये रहना चाहिए, क्योंकि यही जो यूनिकनेस है कश्मीर का वो बरकरार रखता है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, उन्होंने यहाँ पर डिबेट के लिए बुलाया है इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑन दी सेंसिटिव सब्जेक्ट। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने जो जस्टिस दीपक मिश्रा साहब है उनसे लेड किया था। अब यहाँ पर उन्होंने खन्ना साहब की जो पिटीशन है उसे यहाँ पर टैग किया है, और यहाँ पर जो डिबेट है उसके लिए यहाँ पर खोल दिए हैं दरवाजे। अभी जो डिबेट है ये चलेगी आर्टिकल 35A 370 के लिए भी, और जो डिसीजन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच किस तरीके से लेती है
वो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो पॉजिटिव्स जो है वो हमने देखे हैं, नेगेटिव्स जो है वो भी यहाँ पर हमने देखे हैं। पॉजिटिव्स क्या है 370 के, सिर्फ एक ही आता है कि जो उनका नेचर है, अगर वहाँ पर ज़्यादा लोग वहाँ पर जाकर सेटल होते हैं, अगर वहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होती है, पोल्यूशन बढ़ता है, तो हो सकता है कि वहाँ पर जो नेचर है जिसे हम हेवन कहते हैं वो अफेक्ट हो सकता है। लेकिन जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स काफ़ी तरीके से देखने को मिलते हैं। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है जो ये चीज़ है आर्टिकल 370 है, क्या वो हटना चाहिए? आर्टिकल 35A जो है क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और क्या वो हटना चाहिए? अब एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते आप कमेंट सेक्शन में उसी तरीके से एक डिबेट कीजिए, क्योंकि जो सोक्रेटिस थे एक महान फिलोसोफर थे, प्लेटो थे एक महान फिलोसोफर थे, उनका यही मानना था कि जो नॉलेज है, नॉलेज लेने का सबसे अच्छा तरीका पढ़ना या फिर पढ़ाना नहीं है, बल्कि नॉलेज ग्रहण करने का, नॉलेज लेने का सबसे अच्छा तरीका है डिबेट। लोगों को डिबेट में लाओ, डिबेट जब हम करते हैं तब नॉलेज हमें प्राप्त होता है। बल्कि सोक्रेटिस जो थे उनके लिए एक जो इंसान थे उन्होंने कहा था कि ये सबसे वाइजेस्ट मैन है उस समय के, तो उस पर भी जो सोक्रेटिस है उन्होंने डिबेट की थी कि सचमुच वो वाइज मैन है या नहीं है, कोई उन्हें हरा पाता है या नहीं हरा पाता है डिबेट के लिए। तो इतना वो डिबेट पे भरोसा करते थे। तो डिबेट जो होती है हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अपना जो नॉलेज है, नॉलेज ही एक ऐसी चीज़ है जो हम जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि हमें बाहर से भी सामने से भी नॉलेज ही मिलेगा। तो अपने ओपिनियन को अगर आपको नॉलेज में कन्वर्ट करना है, अगर आपके ओपिनियन को आपको नॉलेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको डिबेट में उतरना ही पड़ेगा। तो आप डिबेट कीजिए, अच्छी डिबेट कीजिए, प्रोडक्टिव डिबेट कीजिए, अब्यूजिव डिबेट नहीं होनी चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।